हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कंपनी क्या होता है, ध्यान देना क्या लिखा है। कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जो नेचुरल बर्थ के साथ नहीं होता है, मतलब जैसे मैं हो गया, आप हो गए, हम लोग नेचुरल पर्सन है। लेकिन जो कंपनी होता है बेटा, ये लॉ के ऑपरेशन से पैदा होता है, तो इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। जो कौन क्रिएट करता है बेटा, लॉ बनाता है, जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ध्यान से समझना। सेपरेट लीगल एंटिटी जस्ट लाइक आपके मम्मी पापा और आप, ठीक है ना। जैसे आपकी मम्मी का एग्जांपल लेते हैं और आपका एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना। देखो, आपकी मम्मी और आप एक ही परिवार के मेंबर है, लेकिन सोचो ना, मम्मी को भूख लगता है तो मम्मी को पर्सनल खाना चाहिए, मम्मी को अलग सांस लेने के लिए चाहिए। जैसे आपको सांस लेने के लिए चाहिए, आपको जब भूख लगती है तो आप अलग खाना खाते हो। मान लो आप बीमार पड़ गए तो दवा आपको खाना पड़ता है, ना कि मम्मी को। मान लो मम्मी बीमार पड़ गई तो मम्मी को दवा खाना पड़ता है, ना कि आपको। मतलब कि देखो, हो आप एक ही परिवार के, आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहे हो, आप अपनी मम्मी से ही निकले हो, मतलब आप मम्मी ने ही आपको जन्म दिया ना बेटा। तो क्या है कि आप लोग हो एक ही बॉडी पार्ट, मतलब एक ही बॉडी से आप निकले हो, उन्हीं की बॉडी से निकले हो, बट आप दोनों अलग हो, आपकी बुनियादी ज़रूरतें अलग है। वैसे ही बेटा, एक इंसान एक कंपनी को बनाता है, ठीक है ना, लेकिन दोनों की ज़रूरतें अलग होती है, दोनों की अपनी नीड्स अलग होती है। इसी वजह से कंपनी बोलती है, मतलब लॉ बोलता है कि ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कि बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना, ओके। कभी भी ये मत समझना कि जैसे मान लो मुकेश अंबानी रिलायंस एक अलग इंसान है और मुकेश अंबानी अलग इंसान है, बिल्कुल वैसे ट्रीट करो। मान लो कि अगर मान लो मुझे रिलायंस ने मेरे साथ फ्रॉड किया, ओके, तो मुझे रिलायंस पे केस करना होगा, ना कि मुकेश अंबानी पे। अगर मान लो मुकेश अंबानी पे फ्रॉड करते मेरे साथ, तो मुझे मुकेश अंबानी पे केस करना होगा, ना कि रिलायंस पे। बिकॉज क्या है, दोनों ही 100% अलग लोग हैं, ठीक है। दोनों को कभी एक मान के मत चलना, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है दोनों लोग अलग, बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। विथ अ परस्पेक्चुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है, जो लोगो होलोग्राम टाइप की होती है ना, उसको हम लोग कॉमन सील बोलते हैं। और पर्सपेक्चुअल सक्सेशन क्या होता है, जो कंपनी निरंतर चलता है। जैसे देखो ना, धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस को फॉर्मेट किया, लेकिन देखो रिलायंस में इतने सारे मेंबर्स, इतने सारे शेयर होल्डर्स है, लगभग लाखों में उनके शेयर होल्डर्स है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, धीरू भाई अंबानी जी का डेथ हो गया। जब डेथ हो गया तो क्या रिलायंस बंद हुई? नहीं, दूसरे लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया। अभी मुकेश अंबानी हाथ में ले लिए, मुकेश अंबानी चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मुकेश अंबानी के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके बच्चे देखेंगे, या फिर वो उनके बच्चे भी मान लो डिसाइड करते कि नहीं, मुझे रिलायंस को नहीं चलाना, तो फिर क्या होगा, कोई और मेंबर होगा, वो आ जाएगा। मतलब कंपनी चलती रहेगी। एग्जाम्पल टाटा, जमशेदजी टाटा जी ने टाटा एंड सन्स को स्टार्ट किया, टाटा स्टील कंपनी का फॉर्मेशन किया जमशेदपुर झारखंड में। क्या हुआ, आज वो है नहीं, रतन टाटा जी भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है हमारे बीच में, लेकिन क्या टाटा नहीं चल रही है सर। टाटा मोटर्स है, टाटा कंज्यूमेबल्स है, टाटा रिटेल्स है, इतने सारे टाटा की कंपनी, टाइटन है, टाटा आप देख सकते हो। टाटा के एविएशन में देखोगे, एयर इंडिया चलती है, एयर विस्तारा चलती है। तो देखो टाटा कॉन्ग्लोमरेट काम कर रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्चुअल सक्सेशन को दिखाता है कि पीपल में कम एंड गो बट कंपनीज गोज फॉर एवर, ठीक है ना। लोग आएंगे जाएंगे बट कंपनी निरंतर चलती जाएगी, ठीक है ना। इसको यहाँ पे बोला जाता है। कॉमन सील होता है बेटा, ऐसे गोल रंग का होता है ना, इस पर यहाँ पे लिखा रहता है। नेट पे रुको दिखाई देता हूँ यार, छोटे से चीज़ के लिए रुलाता हूँ मैं, रुक जाओ। कॉमन सील क्या होता है, कंपनी की जो कॉमन सील होती है बेटा, ये ऐसी होती है। रुको स्क्रीन शेयर करने दो। देखो ऐसी होती है कॉमन सील, ओके। आप देख सकते हो, जैसे मैं ये दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कंपनी के नाम है, इन्वेस्टमेंट क्या लिखा है, स्प्रिंग्रिक इन्वेस्टमेंट करके कुछ है, जो भी है देख लो। ये कॉमन सील होती है कंपनी की, ठीक है ना। अब आज के समय हर एक कंपनी को अपनी कॉमन सील लिखने की जरूरत नहीं होती है। कॉमन सील क्या होता है, बेसिकली कंपनी का सिग्नेचर होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई हमको बोलता है सर यहाँ पे साइन कीजिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे करके साइन कर दूंगा। लेकिन कंपनी को साइन करना होगा तो कंपनी क्या सच में है? नहीं है, उसके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं। तो वो क्या करेगी, तो वो मोहर लगा जाता है, ठीक है ना, मोहर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं, ठीक है। तो यह कीवर्ड से इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। चलो क्लियर है, आगे बात करें, ध्यान देना। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है। सर मतलब क्या, इसका इनकॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, 100%। बिना इनकॉर्पोरेट हम लोग कंपनी बना सकते हैं क्या? नहीं बनवा सकते, ओके, ध्यान देना। हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ये बता चुके हैं। पर्सपेक्चुअल सक्सेशन ये मैं बता दिया। कॉमन सील ये भी बता दिया। इट्स कैपिटल इज जनरली डिवाइडेड इनटू शेयर्स। जो कैपिटल होता है बेटा कंपनी का, वो शेयर्स में डिवाइडेड होता है। मतलब मान लो कंपनी में
1,000 रुपये लगे हैं, तो मान लो ये 1-1 रुपये के शेयर में 1,000 शेयर्स में बढ़ सकते हैं, या फिर 10-10 रुपये के 100 शेयर्स में बढ़ सकते हैं, या फिर 1,000 रुपये का एक शेयर में भी बढ़ सकता है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मतलब डिपेंड करता है कंपनी का मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है, वैसे उसको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, विच आर ट्रांसफरेबल, जो होता है ट्रांसफरेबल होता है सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन। जैसे कि मान लो एक मेरे पास रिलायंस की कंपनी का शेयर है, ठीक है ना, रिलायंस लिमिटेड का शेयर है, कल होकर मेरे को लगता है ये 3,000 का शेयर है, मुझे मार्केट में बेच के पैसा चाहिए, 3,000 की ज़रूरत है, तो मैं किसी और को बेच दूंगा, ठीक है, और मुझे वो 3,000 मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, रिलायंस की जो एक शेयर की जो ओनरशिप है मैंने सेल कर दी। ओके, अब देखो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, पार्टनरशिप में आपको पार्टनर से अप्रूवल लेना पड़ता था, लेकिन कंपनीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी में होते हैं। पब्लिक कंपनी में जो ट्रेडेबल शेयर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होते हैं, वो आराम से ट्रेडेबल होते हैं। ठीक है, और मैं ज़्यादातर एग्जांपल लिस्टेड कंपनी से ही ले रहा हूँ। ठीक है, चलो फीचर्स क्या होता है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मैंने बता दिया आपको, पर्सपेक्चुअल सक्सेशन समझा दिया आपको, लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब मान लो कि रिलायंस का शेयर मेरे पास है, कल हो के मान लो रिलायंस डूब रही है, भाई साहब बहुत लॉस हो गया, कंपनी डूब रही है, तो क्या मेरे घर के ये माउस माइक्रोफोन वगैरह सब लेके चले जाएंगे, बेच के पैसा वसूलेंगे कोई नहीं। मान लो मैंने 3,000 रुपये का शेयर खरीदा रिलायंस के अंदर, तो वो 3,000 में डूब जाएगा। ओके, वो तो पक्का डूब जाएगा, लेकिन हाँ उसके अलावा 3,000 के ऊपर मेरा कुछ भी नहीं डूबने वाला, तो मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी है मेरी। ओके, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मेरे को लगता है 3,000 का शेयर है और मेरे को कल पैसे की जरूरत है, मैं मार्केट में शेयर को बेच करके पैसा कमा सकता हूँ, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं अपना काम करूँगा, मतलब ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं बेटा। ठीक है, कॉमन सील दिखाया आपको, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो कि लैरी पेज का नाम सुना है, लैरी पेज गूगल के फाउंडर है वो, लेकिन सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई है। अल्फ़ाबेट बेसिकली, अल्फ़ाबेट पेरेंट कंपनी, उसके अंदर गूगल आता है, यूट्यूब आता है, सारे आते हैं। तो क्या अल्फ़ाबेट के जो सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। फाउंडर कौन है, लैरी पेज हो गए या फिर उनके दोस्त वगैरह हो गए। तो देखो मेंटेन कौन कर रहा है, सीईओ का काम क्या होता है, पूरी कंपनी को हैंडल करना। ओके, तो वो कौन कर रहा है, सुंदर पिचाई। ओनर कौन है, लैरी पेज, या फिर बहुत सारे शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा लगाया है गूगल के अंदर। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ओनर से अलग हो सकती है। मान लो मैंने शेयर खरीद रखा है रिलायंस में, लेकिन उसको मैनेज कौन कर रहा है, मुकेश अंबानी जी। ऐसा थोड़ी है कि मैं रिलायंस के ऑफिस में रोज जाके बैठता हूँ। ओके, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होता है। फिर वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, मतलब कि आप इसके शेयर खरीदो, इसमें आप मेंबर बनो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता, आपकी इच्छा तो खरीदो, नहीं तो छोड़ दो। फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, मतलब ये आर्टिफिशियली पर्सन होता है, ना कि नेचुरल पर्सन होता है। ठीक है, ये आपको सेल्फ करना है, ये आपको होमवर्क में देना हो। ठीक है ना, आपको क्या करना है, कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंसेस को पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं बेटा। ये लीगल कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, सॉरी लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं। अब जैसे तुम्हें एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट रुक जाओ, या फिर बस 1 मिनट का टाइम देना, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ जी, तुम्हें स्क्रीन पे एक विकीपीडिया का पेज दिख रहा होगा, देखो मैंने यहाँ पे रिलायंस लिमिटेड का ओपन करा है। ठीक है, ध्यान देना, जब तुम देखोगे तो देखो ये इंडिया में एनएससी बीएससी पे लिस्टेड है। ओके, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। ओके, फाउंडर कौन है, धीरू भाई अंबानी, हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है ना, अभी इनके जो केएमपी जो है कौन है, चीफ चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मुकेश अंबानी। बाकी में तुम काम क्या करते हैं, पेट्रोलियम में काम करते हैं, नेचुरल गैस में काम करते हैं, केमिकल पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे में काम करते हैं। ठीक है ना, ऑपरेटिंग इनकम हो गए, टोटल इक्विटी शेयर बताओ इनका कितना है, 10.9 लाख करोड़। ठीक है ना, ओनर कौन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इसमें देखो कितना है, 3,47,332। और नंबर ऑफ जो इसके शेयर होल्डर्स कितने, वो मैं बताता हूँ तुमको। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ध्यान देना, जनरली इसमें लैक्स में होते हैं भाई। ठीक है ना, इन्वेस्टर रिलेशंस में जाओगे, कितने शेयर होल्डर्स है, इसमें कुछ लिखा है कहीं, इसको पढ़ना। ठीक है, वेबसाइट पे आके तुमको पढ़ना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए समझ लो कि इधर लैक्स ऑफ लोग इसमें पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज होता है। सोचिए इतने सारा प्रॉफिट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो ऑब्वियसली बात है लार्ज अमाउंट पे ये लोग खेलते हैं, छोटी कंपनी होती नहीं है। फिर लिमिटेड लायबिलिटी होता है, ये मैंने बता दिया। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, अब बताए ना, धीरू भाई अंबानी है, वो नहीं है, तो अभी मुकेश अंबानी जी चला रहे हैं, वो रिटायर हो गए, कोई और चलाएगा।
कंपनी लेकिन चलती रहेगी। उसके बाद इफ़िशिएंट मैनेजमेंट होता है भाई साहब कंपनी में, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है अगर प्रॉफिट डिलीवर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे देखो लो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सारे ऐसे तो चल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? तुम्हारे बिल गेट्स हो जाते हैं और उनके साथ में लोग हैं, ठीक है। लेकिन बिल गेट्स तो आज समय रिटायर है, वो एनजीओ वाले काम करते हैं, ठीक है ना। तो अभी कौन काम कर रहा है, कौन चला रहा है माइक्रोसॉफ्ट को? तो वो सत्या नडेला चला रहे हैं, ठीक है। तो ये इफिशिएंट मैनेजमेंट यहाँ पर रूल होता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। इफिशिएंट मैनेजमेंट, अच्छे से काम करेंगे तो सत्या नडेला है, अच्छा काम नहीं किया उनको हटा के कोई और को लाएंगे, ठीक है। ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं, मार्केट में बेच खरीद सकते हो। इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होते हैं। कौन सेलेक्ट करता है मैनेजमेंट? उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोट करके सेलेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये इलेक्ट करते हैं मेनी मेंबर्स। मेंबर कौन होते हैं बेटा? शेयर होल्डर्स होते हैं। क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। ओके, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो शेयर को परचेस करते हैं। ओके, शेयर को जो परचेस करते थे क्या करते हैं? अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के अंदर। जो कंपनी के अंदर कैपिटल लगाता है वही तो बेटा ओनर होता है। तो बेसिकली शेयर होल्डर ही ओनर होते हैं। समझ में आया? जैसे आपकी मम्मी ने आपको जन्म दिया तो बेसिकली ओनर तो वही है ना, करोगे उनका कहा वहीं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, शी इज़ नॉट योर ओनर, मम्मी बोलते हैं ना। ओके, बिल्कुल वैसा ही आप ओनर नहीं बोलते, यहाँ पे शेयर होल्डर बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हो, ठीक है। चलो, पब्लिक गुडविल, देखो कंपनी बड़ा होता है तो गुडविल भी होती है, इनकी सोशल एडवांटेजेस भी इनको मिलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं डीमेरिट्स। कुछ तो घाटाएं होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है भाई साहब। लैक ऑफ मोटिवेशन, कंपनी के एम्प्लॉयज़ देखोगे कई बार अच्छे से काम नहीं करते हैं। डिले इन डिसीजन, इतनी बड़ी कंपनी तो डिसीजन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती है। इकोनॉमी और इक्वालिटी, मतलब क्या होता है? इंस्टेड ऑफ कलेक्टिव मैनेजमेंट स्मॉल ग्रुप ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं डोमिनेट करते हैं। जैसे अब मान लो ना रिलायंस के अंदर इतने सारे शेयर होल्डर है, लेकिन चलेगा किसका? अंबानी फैमिली की। तो ये डीमेरिट है कि नहीं? एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, कई बार गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता है और अनहेल्दी स्पेकुलेशन भी इसमें की जाती है। ओके, और ये डिफरेंसेस है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के, तो इसको आपको करना होगा। वैसे मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, ध्यान दो। पब्लिक कंपनी में बेटा क्या होता है? सेक्शन 2 क्लास 71 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है। पब्लिक कंपनी इज कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ओके, बस ऐसा ही चलता है। सेक्शन 2 क्लास 68 बात करता है प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, अब मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ध्यान देना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 थे, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं था। इसमें मिनिमम 7 होंगे पब्लिक कंपनी में और मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। इसमें जो जनरल पब्लिक क्या होती है? शेयर होल्डर होती है। इसमें जो फाउंडर फैमिली जो होते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं। इसमें पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करती है पैसा। इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं, इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम सर दोनों में 15 हो सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, मिनिमम 3 और मिनिमम 2 और मैक्सिमम दोनों में 15 ही होंगे, ठीक है। एटलीस्ट 1/3 टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें 1/3 जो होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए और इसमें नो सच रिक्वायरमेंट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, कम लोग हैं तो आपस में खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं और इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है ना, ध्यान देना। कैन ऑफर शेयर, यहाँ पे आप पब्लिक को ऑफर कर सकते हो शेयर्स, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकती, ये प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। अगर करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी इशू पब्लिक को, तो क्या करना होगा? पहले प्राइवेट कंपनी से आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना होगा और इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ता है। ओके, जो कि आप आगे पढ़ोगे। कंपनीज एक्ट के अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं, जो कि सेक्शन 4 वगैरह में आता है मेमोरेंडम को अमेंडमेंट करने का। सेक्शन 14 है शायद 13 है, ऐसे कुछ है, ठीक है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली सेक्शंस। ओके, सर्फिक्स इन नेम, नाम के पीछे कुछ लगेगा, जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, ऐसे लिमिटेड लगेगा। पब्लिक कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस वगैरह को, रिपोर्ट्स वगैरह को अब डिस्क्लोज करना पड़ता है। सर कैसे करना पड़ता है? जैसे मैं दिखाऊं तुम्हें, देखो यहाँ पे रिलायंस का है ना, यहाँ पे कॉर्पोरेट, यहाँ पे तुम्हारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इनको बताना पड़ता है। जैसे तुमको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के अंदर जाओगे, नोटिस हो गया, स्टोरी फाइलिंग सेलर में कहाँ गया यार, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, गवर्नेंस रिपोर्ट, देखो हर एक चीज़ को यहाँ पे बताना पड़ता है। बिजनेस कैश, इन्वेस्टर्स के अंदर जाएंगे,
यहाँ पे देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर में जाओगे तो देखो इनकी सारे डिटेल्स यहाँ पे दी रहती है। तो तुम पीडीएफ का एनुअल रिपोर्ट देखो 24-25 का इनका बैलेंस शीट वगैरह तुम डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है ना, कैसा है। देखो हर एक चीज़ तुमको डिटेल में बताया है, इनका प्रॉफिट लेवल क्या है, ये 10 ईयर फाइनेंशियल हाईलाइट्स क्या था इनका, ये सारे डिटेल्स देंगे, अच्छा गलत सब कुछ रिपोर्ट कार्ड बना के। देखो 146 पेजेस का है, इसको लंबा चौड़ा है, इसको पढ़ना तुम्हें समझ में आएगा। कंपनी के बारे में सारी जानकारी लोग यहाँ पे दे के रखते हैं, ठीक है, क्लियर है। मैं वापस आ जाता हूँ तुम्हारे सामने। तो ये होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा पब्लिश करे ऐसा कोई उनका लोड नहीं होता है, ओके, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा लगा है, समझो। अगर मैंने रिलायंस पे पैसा लगाया तो मुझे इस बात को जानने का हक है कि रिलायंस में क्या चल रहा है, ठीक है ना, फाइनेंशियली। तो मैं कहाँ से चेक करूँगा? वेबसाइट से। तो इसलिए उनको पब्लिश करना पड़ता है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो मैंने पैसा लगाया नहीं तो मुझे जानने का क्या अधिकार? सिंपल सी वैसा बात है। प्रोस्पेक्टस की बात करें, आप लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हो पैसा मंगाने के समय। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक काइंड ऑफ इन्विटेशन कार्ड होता है जिसमें आप सारे डिटेल्स लिखते हो कि पैसे क्यों मंगवाना है, आप कंपनी क्या करती है, आपके बैकग्राउंड क्या है, सारी चीज़ लिखी जाती है, ठीक है ना, ओके। इसमें कैन नॉट, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आप इशू नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी प्रोस्पेक्टस का भी इशू करते हैं पब्लिक से जब पैसा मंगाना होता है तब, ठीक है ना। और यहाँ पे पब्लिक से पैसा रेज करने पे क्या होता है? प्रोहिबिशन होता है, ठीक है ना, प्रोहिबिशन होता है, मतलब मनाही होती है, आप नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट अलाउड। क्या ये बात समझ में आई? ओके। कोरम की बात करते हैं। कोरम में देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर के सबसे वेरी करता है। वेरी क्या करता है भाई बता देता हूँ। अगर 1000 तक मेंबर है तो शायद 5 लोग, 1000 से 5000 है तो 15 लोग, और उसके बाद 5000 के ऊपर मेंबर आते हैं अगर आपके मेंबर्स है कंपनी में तो 25 लोग। ये कोरम होता है। कोरम का मतलब इतने लोग तो मिनिमम चाहिए होते हैं मीटिंग के अंदर, तब मीटिंग चलेगी, अदरवाइज मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, मतलब मीटिंग नहीं कंडक्ट हो सकती। और इसके अंदर मिनिमम 2 लोग। एग्जाम्पल ले लो, इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, तुमको ऑप्शन मिल जाएगा। एयरटेल का कंपनी एयरटेल लिमिटेड हो जाएगा, बहुत सारे, महिंद्रा है, ठीक है, वैसा हिंडाई है। प्राइवेट कंपनी में जैसे गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान देना, गूगल इंक यूएस की कंपनी है, ये लिस्टेड है, लेकिन इंडिया में गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करती है, ये प्राइवेट कंपनी है। फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, आप देख लो, फ्लिपकार्ट हो गया। ब्लिंकिट, नहीं ब्लिंकिट तो यार जोमेटो हो गया ना, वो तो लिस्टेड है। इसके अलावा देख ले कौन सी प्राइवेट कंपनी है ब्रो जो पॉपुलर है काफ़ी ज़्यादा। अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेजॉन इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी, राइट। तो ऐसा है, आप देख सकते हो और भी कौन से स्टार्टअप्स है जो प्राइवेट है, प्राइवेट है, प्राइवेट है, प्राइवेट है, प्राइवेट है। गूगल अभी देख लो ना, ओला पब्लिक है, ओला भी पब्लिक हो गई है। रैपिड इज ऑल्सो प्राइवेट, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। 1% कंपनी की बात करते हैं। अब देखो लास्ट लेक्चर में बताया कि जब पार्टनर्स थे तो पार्टनर्स के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने रोना रोया तो LLP आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया। 1% कंपनी, 1% जो था, सोल प्रोप्राइटर जो था, वो बेचारा दूर से खड़ा खड़ा आंख में आंसू लेके बैठा हुआ था कि यार मेरे लिए कोई सोच ही नहीं रहा। मैं नहीं चाहता 50 लोगों के साथ पार्टनरशिप करूं, मुझे नहीं खोलना है कंपनी, बट मैं चाहता हूँ अकेला रहूँ, लेकिन मुझे भी क्या हो कि सेपरेट लीगल एंटिटी मिले, ठीक है ना, लिमिटेड लायबिलिटी मिले, ये सारे बेनिफिट्स मिले। तो कंपनी बोलती है ठीक है, तुम्हारा भी ध्यान रखा जाएगा, डोंट वरी। 1% कंपनी वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब इन 1% कंपनी का आइडिया लेके आता है। जब 2013 में नई कंपनी एक्ट आई तो उसके अंदर एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम रखा गया 1% कंपनी। ये क्या करता था, एक यूनिक बिजनेस स्ट्रक्चर है जो इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में कंपनी एक्ट 2013 के साथ, जो अलाउ करता था सिंगल इंडिविजुअल को कॉर्पोरेट कंपनी वाले बेनिफिट लेने के लिए। जैसे इसमें सिंगल मेंबर रहेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी लेकिन रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी सर, नॉमिनी की लेकिन रिक्वायरमेंट होगी। कल अगर टिपक गया बंदा तो उसके केस में नॉमिनी जो रहेगा वो उसका प्लेस मतलब जगह ले लेगा और फिर बिजनेस को रन करेगा, ठीक है। फिर पर्सपेक्चुअल सक्सेशन, क्योंकि नॉमिनी उसका बिजनेस को टेक ओवर करेगा। मान लो ए है और बी है, ए ओनर है, बी क्या है, नॉमिनी है। अब मान लो ए मर गया तो बी क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। तो बी को क्या करना पड़ेगा, सी एज ए नॉमिनी लेना पड़ेगा। बी मर गया तो सी टेक ओवर कर लेगा। जब सी टेक ओवर कर लिया तो उसको डी को नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पर्सपेक्चुअल सक्सेशन ऐसा चलता रहता है, ठीक है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, इसमें आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल रखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। नेम का जरूरत पड़ेगा, जैसे कंपनी है, मान लो मैं बोलता हूँ वेदत, ब्रैकेट में लिखो OPC, फिर ऐसे प्राइवेट लिमिटेड ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब जैसे अंकित, मेरा नाम है अंकित, ओके, ब्रैकेट में लिखेंगे OPC, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड। ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, लेकिन ब्रैकेट में OPC लिखना कंपलसरी होता है, जो दिखाता है ये 1% कंपनी है, ठीक है। कन्वर्सन रूल्स, ठीक है ना। इफ अ पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड
50 लाख, तो एवरेज एनुअल टर्नओवर अगर 2 करोड़ बढ़ जाते हैं तो ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्जन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतनी नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट, ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 5 से 6 लिख लोगे बहुत हो जाएगा, ठीक है। मेरिट क्या बात करते हैं, वही लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेम चीज़ यहाँ पे पढ़ाया गया। कंप्लाइंसेस कम रहती है बेटा, ये बात याद रखना। हायर क्रेडिबिलिटी, अब लोग ओपीसी रह के काम करते थे, लोग आप पे थोड़ा ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है, नहीं रजिस्टर्ड बिजनेस है सामने वाले का, ठीक है। उसके वेरियस गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको मिलती है स्कीम वगैरह का। डीमेरिट क्या है, आप बहुत ज़्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकते, अकेला बंदा क्या ही कर लोगे, ठीक है। लीगल फाइनेंशियल कंप्लाइंसेस कई बार आपको दिक्कत देती है। 1 मेंबर परमिटेड, ठीक है ना, एक ही बंदा केवल रहेगा। अगर मैं हूँ, मेरी वाइफ है, तो मेरी वाइफ मेरे साथ काम नहीं कर सकती, वैसा वाला सीन है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी के एनबीएफसी का लाइसेंस आपको नहीं मिल सकता सब, मतलब पैसे रिलेटेड आप काम बैंक वगैरह वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, अकेला बंदा लिपट के पैसा लेके भागे तो वैसा वाला दिक्कत है, ठीक है ना। अगर 2 करोड़ टर्नओवर हो गया आपका, उससे ज़्यादा बढ़ गया तो आप कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट पब्लिक में। फिर लिमिटेड एक्सेस टू फंडिंग पैसा कम, अकेला बंदे कितना ही पैसे डाल लेगा। उसके बाद द स्ट्रक्चर नॉट अवेलेबल फॉर द फॉरेन सिटीजन, ये फॉरेन अगर नॉन रेसिडेंट हो या फिर फॉरेन सिटीजन हो तो ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है, केवल इंडियन सिटीजन्स और इंडियन रेसिडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। ध्यान देना, सिटीजन्स और रेसिडेंट्स में क्या फ़र्क होता है यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सिटीजन कौन होता है और रेसिडेंट, जो बेटा पिछले साल में, ठीक है ना, 182 दिन या फिर उससे ज़्यादा रहा है, ओके, कंपनीज एक्ट के हिसाब से 120 दिन या फिर उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है, वो रेसिडेंट है। मतलब मान लो कि कोई बंदा फ्रांस का रहने वाला है, ठीक है, वो इंडिया में आता है और 260 दिन रहता है, इंडिया बहुत भाग गया, वो 260 दिन से इंडिया में पड़ा हुआ है, गांजा फूक रहा है यहाँ पे बैठ के, तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन सर क्या ये रेसिडेंट बनने के साथ क्या सिटीजन बन गया इंडिया का, नहीं। सिटीजन वो होता है जो इंडिया में बर्थ हुआ हो, ठीक है, उसके माँ बाप इंडियन हो, जैसे मैं तुम मोस्ट प्रोबेबली, या फिर वो लीगल तरीके से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ का सिटीजनशिप दे दिया जाए, ठीक है ना, क्लियर है। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो रेसिडेंट रह सकता है लेकिन सिटीजन नहीं हो सकता। मान लो क्या है कि मेरा दोस्त एक जिसका नाम है अमन, ठीक है, अभी क्या है, पिछले ये क्या कर रहा है, पिछले 2 साल से ना कि यूएई में है, दुबई में है, ठीक है। ध्यान देना, 2 साल से दुबई में है, लेकिन है क्या, ये इंडियन सिटीजन है, इसके माँ बाप इंडियन, ये खुद भी इंडियन, लेकिन ये 2 साल से दुबई में है। मतलब पिछले साल क्या ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, 2024 में क्या इतने साल इंडिया में रहा होगा, नहीं। तो अब क्या करेंगे सर, ये सिटीजन तो है लेकिन रेसिडेंट नहीं है। जैसे विराट कोहली इंडियन सिटीजन है लेकिन रहता है लंदन में है, तो इंडिया में क्या वो ओपीसी खोल सकता है क्या, नहीं खोल सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत कम दिन इंडिया में रहता है, 60 दिन, बस जब भी मैच होता है वो आता है, अदरवाइज वो वापस चला जाता है, ठीक है ना। तो वो है, तो सिटीजन और रेसिडेंट दोनों अलग होते हैं। एक बंदा सिटीजन भी हो सकता है, रेसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन एक बंदा जो रेसिडेंट है वो सिटीजन हो, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा था आज का ये टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का होने वाला है, ओके, काफ़ी प्यारा टॉपिक है। आई थिंक चैप्टर ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है आपके। और हम लोगों ने क्या किया, एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है अभी तक, सो डैट कि हम लोग का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाए ना, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बेसिकली। देखो हमने क्या क्या निपटा दिया, मैं बताना चाहता हूँ। हमने क्या किया, हमने कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया, हमने बिजनेस एक्टिविटी को ख़त्म किया, नॉन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले को ख़त्म किया, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट किया, सोल प्रोप्राइटरशिप को निपटाया, पार्टनरशिप ख़त्म किया, जॉइंट स्टॉक ख़त्म किया। मतलब कि हम लोग का चैप्टर 1 से 7 कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है प्रॉपरली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, 21 चैप्टर है हम लोग का पार्ट 1, मतलब बेसिकली कह सकते हो बेटा हम लोग का 21 चैप्टर्स था, ठीक है ना। 21 चैप्टर्स में अगर मैं बात करूँ उसको 3 से डिवाइड करूँ तो 7 चैप्टर्स हो गया। मतलब ये पूरी जो टॉपिक थी बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है ना। ओके एक मिनट रुकना।
ये सेकंड पार्ट हो जाएगा और ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया बेहतर तरीके से। अब सेकंड पार्ट में हम लोग कूदेंगे कल से। ओके, थोड़ा नया चीज़ पढ़ने मिलेगा। हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को पढ़ेंगे जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट ये सारे आते हैं, मार्केटिंग सेल्स को पढ़ेंगे, फाइनेंस अकाउंट्स प्रोडक्शन कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट मीनिंग, बेसिकली अब थोड़ा अलग जाएंगे रूट हम लोग। बेसिक जो हम लोग जो एक बेस होता है ना, फाउंडेशन लेवल, वो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।